हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस गवर्नमेंट एग्जाम हमारे चैनल पर, जिसमें हमारा मिशन वही है जो मिशन आपका है। जी हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम में सक्सेस दिलाना। हमने भी अपने मिशन को यही बना लिया है कि आपको जो है सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मिले। हाँ, इसके लिए पापड़ खूब बेलने पड़ते हैं, यानी कि खूब मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं बहुत सारे हैं, है ना। लाखों लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एक जॉब लेना जो है वो इतना भी कठिन नहीं है। जब क्या हो, जब हमने एक ही अपना लक्ष्य साधा हो, जैसे अर्जुन ने जो है मछली की आंख को निशाना बस वही देखता रहा, तो हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि बस अभी एक साल या जितने भी समय में आपका एग्जाम हो रहा है, कुछ बच्चों के एग्जाम्स की जो है डेट्स भी आ गई है, तो आपका एक ही ध्येय हो मेहनत करना। ठीक है, फल उसी के अनुसार मिल ही जाएगा। तो यहाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदी की सीरीज, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य आपको पढ़ाया जाने वाला है। आज मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेकर आई हूँ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का, जिसमें से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। तो भाषा जो है भाष धातु से बना शब्द है। धातु मतलब किसी भी शब्द का मूल रूप, ठीक, उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे लिखना में लिख है, पढ़ना में पढ़ है, जिससे शब्द की शुरुआत हुई। तो भाषा शब्द बना है भाष धातु से, जिसका मतलब है बोलना। ठीक, अब भाषा क्या है? भाषा है यानी कि जब मैं आपको यहाँ मैं खड़ी हूँ और आपको अपने विचार सुना पा रही हूँ, तो मैं किस माध्यम का प्रयोग कर रही हूँ? उस समय मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही कई लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, जर्मन का प्रयोग करते हैं, उर्दू, फारसी, जो जिसको समझ आती है आमने सामने की भाषा। यानी कि भाषा से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। अब आपने देखा होगा पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा चट्टानों पर चित्र बने हुए, यानी कि उस समय भाषा विकसित नहीं हुई थी। मनुष्य जो है आधी अधूरी बात जो है चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता था। जैसे कई कई सूर्य के चित्र जो आज भी हम सूर्य ऐसे बनाते हैं, वो कई शिलालेखों पर बना मिला है। इसका इस सूर्य का मतलब क्या हो सकता है? तो सूर्य हो सकता है, गर्मी हो सकता है, ताप हो सकता है, यानी कि समझने वाले के अर्थ पर ये बात हो जाती है कि वो क्या ग्रहण कर रहा है। तो भाषा कैसी लगती? अधूरी, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति कैसी होती? अधूरी होती, पूर्ण रूप से विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हुई। तब बाद में मनुष्य को पता चला कि वे जो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है, उनको वो लिखित रूप में प्रदान कर सकता है। तो उसने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को क्या किया? लिखित रूप प्रदान करना शुरू किया, यानी कि चिन्ह बनाने शुरू किए। धीरे धीरे जो है ये एक साल 2 साल का काम नहीं है, 5-10 साल का काम नहीं है, हजारों वर्षों में जो है भाषा का विकास हुआ। और पृथ्वी के अलग अलग जो कह सकते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हिस्सों में है जो भाषा का विकास अलग अलग तरीके से हुआ। जैसे भारत देश में ही अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की भाषाएं उत्पन्न हुई, है ना। ऐसे ही जर्मन है, फ्रेंच है ना, बहुत सारी भाषाएं विकास में आ गई और आज भी भाषा विकसित होती ही रहती है। भाषा कहीं पर भी ये नहीं है कि थम जाएगी, भाषा में नए शब्द आते रहते हैं, भाषा नए शब्दों को ग्रहण करती रहती है। समय के अनुसार विकास होना जो है जरूरी भी है, तो भाषा में भी समय के अनुसार विकास होते रहते हैं। और कोई भी भाषा एक अच्छी भाषा तब कहलाती है जब वो अपने समय के अनुसार अपने आप को बदलती रहती है। फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना बहुत अच्छा गुण है। जैसे मनुष्य को भी समय के अनुसार बदल जाना चाहिए ना, हम नई नई चीजें सीखने लग जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, एक हमारा अच्छा गुण है कि समय के अनुसार अपने आप को बदलना। तो अच्छी भाषा भी वही भाषा है जिसमें लचीलापन होता है, जो नए जो परिवर्तनों को ग्रहण करती रहती है। तो सबसे पहला क्या है कि भाषा क्या है? तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और विचारों को ग्रहण करने का भी माध्यम है। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? एक्सप्रेस करना, बताने का माध्यम है। और वही विचारों को ग्रहण करने का माध्यम भी क्या है? भाषा ही है। उसके बाद बात आ जाती है भाषा के रूप। भाषा के वैसे तो कई रूप, जैसे मैंने चित्र रूप आपको बता दिया, चित्र लिपि है, वो भी तो भाषा का ही रूप था। अब जो है धीरे धीरे संकेत भी होने लग गए, संकेतों से भी भाषा, इशारों में आज भी हम प्रयोग करते हैं,
कैसे करते हैं, गूंगे बहरों के लिए जो है समाचार इत्यादि सांकेतिक भाषा में आते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला भी जो है आज के समय में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह भाषा का मुख्य रूप नहीं है। भाषा के मुख्य रूप कौन से माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। एक तो वो जो बोलकर किसी को बताया जाए और सामने वाला सुने, है ना, और एक लिखना, लिखा तो दूसरा क्या करेगा, उसे पढ़ेगा। पुराने जितने भी विद्वान हैं उनके विचार हम तक किस रूप में हमें मिल रहे हैं, उनका बीता हुआ समय तो चला गया, उन्होंने किसी को बोला, कुछ कहा, लेकिन आज हम उनके विचारों को ग्रहण कैसे कर पा रहे हैं, आज हम उनके विचारों को ग्रहण कर पा रहे हैं लिखित रूप में, क्योंकि उन्होंने पुस्तकें लिखी, अपने विचार उन्होंने नहीं लिखी तो क्या किया, उनके अनुयायियों ने लिखी, है ना। जैसे कबीर ने इतने सारे दोहे लिखे, सब कुछ लिखा, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका संकलन किसने किया, उनके जो शिष्य है धर्मदास ने किया। तो वो किस रूप में हमें मिल रहा है, लिखित रूप में मिल रहा है ना। तो भाषा के दो रूप मुख्य हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। ठीक, अब मौखिक भाषा में दो क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जब कोई बोलता है तभी तो दूसरा सुनेगा, है या नहीं, और ऐसे ही लिखित में लिखा हुआ है तभी तो कोई पढ़ेगा। तो मौखिक में बोलना सुनना सम्मिलित होता है और लिखित में लिखना और पढ़ना सम्मिलित होता है। ये दो क्रियाएं होती हैं। अब जैसे कोई बच्चा भी है, उसका विकास भी इसी क्रम में होता है। देखो, बच्चा छोटा सा होता है, 1 महीने का, 2 महीने का होता है, हम फिर भी उससे बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो हमारी बात का उत्तर नहीं दे रहा है ना। हम उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं, उससे सारी बातें करते हैं, लेकिन वो सुन रहा होता है। उस समय से ही उसकी भाषा की ग्रहण करने की प्रक्रिया ना शुरू हो जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बच्चा भाषा ग्रहण करना कब से सीखता है, जब से वो सुनना सीख रहा है, यानी कि जब से वो पैदा हुआ तब से ही तो वो अपने बड़ों के जो है बातों को सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब बोलना सीखता है, जैसे उसका शारीरिक विकास होता है तो उसकी ध्वनि तंत्रियों का विकास भी होता है, सब कुछ होता है, तो धीरे धीरे छोटे शब्द बोलने शुरू, पहले अक्षर बोलता है, मामा पापा, है ना, इस तरीके से, फिर वो शब्द बोलता है, उसके बाद वो वाक्य बोलता है, अधूरे वाक्य भी बोलता है। खैर, जैसे मम्मा पानी, तो हमें समझ आ जाता है कि उसे पानी चाहिए, है ना। बज्जी, बज्जी मतलब बाजार जाना है, बहुत से मतलब जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। तो शिशु सबसे पहले सुनता है, सुनकर भाषा को ग्रहण करता है, सीखता है और फिर बोलता है। ऐसे ही जब उसका विद्यालय जाने का समय होता है तो पहले उसे पढ़ाया जाता है, अक्षरों की पहचान कराई जाती है, फिर वो क्या करता है, लिखना आरंभ करता है ना। तो ये हमें याद रखना है, भाषा का क्रम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भाषा कौशलों के नाम से जानते हैं, है ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या लिखना, पढ़ना। इसके बाद आ जाती है हमारे विभिन्न भाषा के रूप आ जाते हैं। भाषाओं के विभिन्न रूप हैं, जैसे आप कह सकते हैं राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, संपर्क भाषा है, मानक भाषा है, मातृभाषा है। इनमें क्या अंतर है, तो इनमें अंतर को जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखी है संपर्क भाषा। संपर्क का मतलब क्या होता है, किसी से कांटेक्ट बनाना, है ना। अब यहाँ पर फोन की तो बात नहीं हो रही कि हम अपने कांटेक्ट अच्छे करें, यहाँ पर बात हो रही है संपर्क साधना, यानी कि मेरी बात आप तक पहुंचे। तो वो क्या माध्यम है, जैसे अभी मेरा संपर्क का माध्यम कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो संपर्क भाषा कौन सी हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, है ना। फॉरेनर्स जो अधिकतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा संपर्क भाषा हो जाती है। तो संपर्क भाषा वो भाषा है जिसमें जो है दूसरों को अपनी बात पहुंचाई जाए, ठीक है, या दो लोग आपस में जिस भाषा में बातचीत करें वो संपर्क भाषा है। जैसे हमारे रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पर हिंदी में जो है लोगों को सूचना इत्यादि दी जा रही है, तो उस समय की संपर्क भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। संपर्क भाषा कोई भी भाषा हो सकती है जो लोग आपस में इस्तेमाल करें। इसके बाद है मानक भाषा। मानक भाषा को हम स्टैंडर्ड भाषा भी बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करना। अब हिंदी जो है क्या है, एक बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है ना। सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा हिंदी है भारत की। अब जो है क्या है, इस हिसाब से अलग अलग स्थानों पर कई बार इसका रूप बिगड़ जाता है, बोलने का भी और लिखने का भी, है ना। जैसे खा वर्ण है, ख को कई लोग ऐसे लिखते थे, अब ये तो र और व जैसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही जो है झ को जो है कई जगह पर ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है, तो झ लिखा होता है। तो ये क्या है, भाषा का रूप बिगड़े ना।
ठीक है, बिगड़े ना, इसलिए क्या किया, हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने क्या किया, भाषा का एक मानक रूप निकाल देते कि समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं भाषा में वो, और जो है लोग जो है अगर चाहें तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। व्याकरण सम्मत भाषा जो व्याकरण के आधार पर लिखी जा रही है, बोली जा रही है, जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, जो रेडियो पर, टेलीविजन पर, दूरदर्शन मतलब उस पर नहीं, सिनेमा में नहीं, हाँ तो कुछ भी चल रहा है लेकिन ठीक है, जैसे सूचना इत्यादि देने के लिए प्रधानमंत्री जो है भाषण देने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करें वो कैसी होती है, वो मानक भाषा होती है, ठीक है, शुद्ध भाषा होती है, ठीक, व्याकरण सम्मत भाषा होती है, यानी कि उसके व्याकरण में कोई गलती नहीं होती है। अगला जो है मातृभाषा। मातृ मतलब क्या होता है, माँ, संस्कृत का शब्द है, मातृ मतलब माता। अब जो बच्चा माँ से सीखे, माँ से क्यों सीखे, मतलब परिवार में सबसे ज्यादा नजदीक बच्चा किसके होता है, माँ के होता है, या फिर दूसरा ये कहते हैं कि अपने परिवार से सीखे। जो भी भाषा बच्चा अपने परिवार से ग्रहण करता है वो क्या कहलाती है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। हमारे घरों में जो बोली जाए, ये कोई बोली भी हो सकती है, जैसे हरियाणवी एक भाषा के रूप में नहीं आती, बोली के रूप में आती है, लेकिन फिर भी लोग उसे बच्चे सीखते हैं, बोलते हैं, तो उस समय उसकी मातृभाषा क्या हो गई, हरियाणवी हो गई। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, नेशनल लैंग्वेज। वो कौन सी होगी, वही होगी ना जिसको सर्वसम्मति मिले, अधिकतर लोग बोले। तो हिंदी में गुण है कि वो जो है राष्ट्रभाषा बन सकती है, ठीक, कि अधिकांश लोगों द्वारा बोली समझी जा रही है उत्तर भारत में, और बल्कि हम कहीं और भी जाते हैं तो जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी में ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कह सकते हैं, कुछ वो विवादों के कारण हिंदी को अभी तक जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि सांप्रदायिकता कई बार इतनी बढ़ जाती है कि हिंदी भाषी चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, लेकिन कई बार अन्य भाषी लोग जो है इसमें अड़चन डाल देते हैं या अपनी भाषा को आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो राष्ट्रभाषा का सम्मान हिंदी को नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुण हिंदी में समाये हुए हैं। इसके बाद आ जाती है राजभाषा। राज क्या होता है, शासन करना। शासन क्या है, अब जो है शासन करना मतलब किसी देश पर अधिकार करके वहां का शासन चलाना। तो राजभाषा वो भाषा है जो देश के सरकारी कामकाज की भाषा होती है, उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी राजभाषा इस समय प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से वहां की राजभाषाएं अलग हो सकती है। जैसे दक्षिण भारत की राजभाषाएं अलग हो सकती हैं, पंजाब में भी राजभाषा पंजाबी हो सकती है ना। तो राजभाषा क्या होती है, सरकारी कार्यालयों की भाषा, लेकिन सर्वसम्मति रूप से हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है, भारत की राजभाषा है। कब मिला इसे ये दर्जा, इसे ये दर्जा मिला 14 सितंबर 1949 को, 49 मतलब 1949 को, और तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, लेकिन ये 22 भाषाएं एकदम से नहीं जोड़ी गई थी, यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। अगर ये आए कि भारत की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं, लेकिन कब कब इसमें संशोधन हुआ, आरंभ में कितनी भाषाएं थी, तो आरंभ में जो है कितनी भाषाएं थी जब हमारा देश आजाद हुआ, या जो है उसके बाद से जो 8वीं अनुसूची बनी उसमें जो है 14 भाषाएं हमारी थी। कौन कौन सी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम जो केरल की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की भाषा, उड़िया उड़ीसा की, पंजाबी पंजाब की, संस्कृत जो है अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन वैदिक काल में संस्कृत को हम इस्तेमाल करते थे, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उसके बाद क्या हुआ, 21वां संशोधन हुआ संविधान में, तब जो है 1967 ईस्वी में हुआ था 21वां संशोधन। तो यहाँ पर 15वीं भाषा को शामिल कर लिया गया, और वो कौन सी है, सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। अब कितनी भाषाएं हो गई संविधान में, 15। उसके बाद जो है धीरे धीरे भाषाओं का विकास हुआ, तो फिर 71वां संशोधन हुआ, कब हुआ, 1992 में। तब हमारे संविधान में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ दिया गया, जैसे गोवा की भाषा है।
उसके बाद 92वां संशोधन हुआ, कब हुआ? 2003 में हुआ। तब यहाँ पर 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 2003 तक 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? देखो, इसको 21 और 71 मिलाकर 92 होता है। ये तो मतलब मैजिक सा हो रहा है। तो 92वां संशोधन आखिरी संशोधन है। इसमें कितनी हुई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। 67 में सार है, तो सिंधी से आप याद कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनी हिंदी, और तब से क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी इतनी प्रचलित हुई कि जो है इसे विश्व स्तर पर भी जो है बहुत सम्मान मिला। तो 10 जनवरी, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जो किसी भी भाषा के लिए हो सकता है। इसके बाद अगला है हमारा लिपि। लिपि क्या होती है? हमने देखा अलग अलग भाषाएं जो हैं उनको लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे ध्वनियां तो एक जैसी हैं सभी भाषा में। मनुष्य की एक काबिलियत यह है कि उसके मुख से विशेष प्रकार की ध्वनियां ही निकल सकती हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं के अनुसार उन्हें लिखने के चिन्ह अलग अलग हैं। जैसे हिंदी में अ ऐसे लिखा जाता है, बा ऐसे लिखा जाता है, ध्वनि देखो अ और बा है, लेकिन अंग्रेजी में अ और बा को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ध्वनि तो सेम निकल रही है, लिखने का तरीका अलग है यानी। ऐसे ही पंजाबी में लिखने का तरीका अलग है ना। अब क्या है यहाँ पर कि लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं, यानी कि मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं अलग अलग भाषाओं के अनुसार जो उनके लिए चिन्ह निर्धारित कर दिए गए कि अ को हिंदी में ऐसे और इंग्लिश में ऐसे लिखा गया, जर्मन फ्रेंच में भी ऐसे लिखा जाता है। तो क्या कहलाती है? ये भाषा की लिपि कहलाती है। बहुत सी भाषाओं की लिपियां समान हो सकती हैं, जैसे मराठी की भी देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है ना, हिंदी की भी देवनागरी है, संथाली की भी देवनागरी है, लेकिन क्या अंतर है? चिन्ह तो वही है, यहाँ पर उनके नियम बदल जाते हैं, इसलिए वो अलग भाषा की श्रेणी में आ जाती है। भाषा के नियम बदल जाते हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग भाषाएं क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि इनके भाषाओं के नियम अलग अलग माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिपि का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाना चाहिए कि इसको कहने के कई तरीके हैं, कि लिखने का तरीका लिपि है, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब उसके बाद ये कुछ 3 चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं जिसमें से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि हिंदी कैसे लिखी जाती है। हिंदी हम लिखते हैं, ये मेरा क्या है? दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, तो हिंदी लिखी जाती है बाएं से दाएं। कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। और उर्दू कैसे लिखी जाती है? उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद दूसरे के चीनी और जापानी कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे लिखी जाती है, और चित्रलिपि में होती है अधिकतर। आपने देखा होगा अजीब अजीब से चिन्ह होते हैं ऐसे करके। चीनी और जापानी में कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। अब भारत की सभी लिपियां एक मुख्य लिपि से उत्पन्न हुई है, जिसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किसने किया था? वैदिक आर्यों ने किया था। तो तब से जो है ब्राह्मी लिपि तो वही है, लेकिन उससे अलग अलग परिवर्तन होते होते क्या हुआ? भाषाओं के विकास होने लगे। ठीक, बीच में जो है बोली और समझ लेते हैं कि बोली क्या है। बोली है भाषा का ही रूप है बोली। जैसे भाषा शब्द का अर्थ बोलना होता है, बोली भी केवल बोली जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती है। जिसे हम कह सकते हैं, हम अवधि है, ब्रज है, इसमें हम साहित्य रचना प्राप्त करने लग गए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर केवल बोलने की भाषा अलग अलग हो जाती है। एक कहावत है ना, कोस कोस पर बदले वाणी, कोस कोस पर भाषा। यानी कि राजस्थान में क्या होता है या कहीं और बड़े क्षेत्र में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर जाते जाते गाँवों की बोलने की तरीका जो है बदल जाता है और पानी का स्वाद बदल जाता है, तो उनकी मौखिक भाषा बदल जाती है, बोलने का तरीका अलग होता है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है कि बोली केवल बोली जाती है, उसका लिखित रूप हमें नहीं मिलता। ठीक है, और भाषा क्या है? भाषा में व्याकरण होता है, वो लिखी भी जाती है, उसमें साहित्य की रचना की जाती है। अब बोली, कई बोलियां ऐसी है जैसे अवधि, ब्रज है ना,
खड़ी बोली का आज हम रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी जो है इसका शुद्ध रूप कह लो या जो है परिवर्तित रूप कह लो, परिपक्व रूप कह लो। तो जिस बोली में साहित्य रचना होने लगे, जैसे अवधि, ब्रज इत्यादि में, अवधि में तुलसीदास ने रचना की, सूरदास ने ब्रज में रचना की, तो तब ये क्या बन जाती, उपभाषा बन जाती है, क्योंकि अभी भी इसने भाषा बनने के सारे गुण ग्रहण नहीं किए हैं। जब ये भाषा बनने के सारे गुण ग्रहण कर लेगी तो ये भाषा बन जाएगी। लेकिन अभी ये थोड़ी सी भाषा से छोटी है, इसमें साहित्य रचना तो हो रही है लेकिन इसका व्याकरण नहीं लिखा गया। अभी इसे स्कूलों में उस तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा पाठ्यक्रम के तरीके से। ठीक, तो हमारा ये भाषा का टॉपिक अभी खत्म होता है। अगली क्लास में मैं वर्ण विचार और हो सकता है भाषा का क्रमिक विकास आपके सामने जो है दोनों वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करना तो बिल्कुल मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू।